नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको भारतीय इतिहास के अंतर्गत दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो पिछली बार आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुए थे और अब हम गांधीवादी युग के विषय में पढ़ रहे थे। तो ये जो गांधी युग है, ये गांधी युग जो है 1917 से लेकर के 1915 से लेकर के 1948 का जो टाइम पीरियड है, ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो है 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ में हुआ था। और जो है इनके 4 पुत्र थे, लेकिन जमनालाल बजाज जो मशहूर उद्योगपति थे, उन्हें महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में बनता है कि जमनालाल बजाज जो थे वो क्या थे, वो गांधी जी के 5वें पुत्र थे। महात्मा गांधी के जो 5वें पुत्र के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है जमनालाल बजाज। अब महात्मा गांधी जो है, सबसे पहले आपने कहा कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे। दक्षिण अफ्रीका वो करीबन 20 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया था। और एक भारतीय मुस्लिम व्यक्ति दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में वे दक्षिण भारत गए थे। और यहाँ पे उन्होंने गिरमटिया प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और जो है यहीं पे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए थे। तो पहले का नाम जो था फिनिक्स फॉर्म और दूसरे का नाम था टॉलस्टॉय फॉर्म। तो फिनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म नामक 2 आश्रम जो है महात्मा गांधी ने कहाँ स्थापित किए थे, ये आश्रम महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे। वो सत्याग्रह का वहाँ पे प्रयोग कर चुके थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी जो है अब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारतवर्ष आए थे। 9 जनवरी 1915 की ऐतिहासिक तिथि जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और यही 1915 से जो है गांधीवादी युग प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु जो बनाया, वो बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व 1 वर्ष तक आप भारत भ्रमण करें। तो महात्मा गांधी भारत भ्रमण पे निकले और उससे जो है उनका हृदय द्रवित हुआ, क्योंकि भारतीयों की दशा जो है अत्यधिक शोचनीय थी। और अब बात करें, महात्मा गांधी ने जो है 1916 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म की तर्ज पर अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम उन्होंने यहाँ पर स्थापित करवाया था। और इस आश्रम में वे दीन दुखियों की सेवा करते थे। अब बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक आंदोलनों की। भारत में उनके राजनीतिक आंदोलन क्या थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक आंदोलन हैं, उनमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह प्रमुख है। तो गांधी जी के राजनीतिक आंदोलन की अगर हम बात करें, तो राजनीतिक आंदोलन में सबसे पहले आंदोलन, भारतीय क्षेत्र में जो सबसे पहले आंदोलन है, वो आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में क्या समस्या थी और इस समस्या का समाधान महात्मा गांधी द्वारा किस प्रकार से किया गया? तो सत्याग्रह की बात करें, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की, तो महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह है, ये चंपारण आंदोलन 1917 में चला था। और इसी चंपारण को महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने
यहीं से भारत में आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो महात्मा गांधी का जो पहला राजनीतिक आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जो है ये आधुनिक बिहार राज्य के अंतर्गत ये आता है और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जो है एक स्थानीय जमींदारों के साथ में एक नीति अपनाई थी। स्थानीय जमींदारों के साथ में एक पॉलिसी अपनाई थी। उस पॉलिसी को तिनकठिया कहा जाता है, तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। अब क्या था ये तिनकठिया प्रथा? तिनकठिया प्रथा एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत स्थानीय जमींदारों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर, यानी कि 20 में से 3 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी और बाकी जो 17 भाग बच गए हैं उन 17 भाग पर वो अपनी पसंद की फसल को उगा सकते थे। तो वो ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ में एक डीलिंग की थी, एक समझौता किया था कि आपको अपनी ज़मीन के 3 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये नील जो है ब्रिटिश उत्पादकों को रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए था और ब्रिटेन में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे वो सब भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर आधारित थे। तो भारत को ब्रिटिश सरकार ने कच्चे माल के बाज़ार के रूप में विकसित किया और यहाँ के स्थानीय ज़मींदारों को यह कहा कि भाई आप अपनी खेती के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करेंगे। स्थानीय जमींदार जो थे वो इस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। तो उसके कारण थे। कारण नंबर 1 ये था कि भाई ये नील जो है ये खेतों को बंजर कर देता है, यानी कि जहाँ पे नील की खेती होती है आसपास का इलाका बंजर पड़ जाता है। तो स्थानीय जमींदार जो है वो अपने खेतों को बंजर नहीं होने दे रहे थे। दूसरी बात ये थी कि वो नील उगाते थे ब्रिटिश सरकार की फरमाइश पर, लेकिन नील का मूल्य जो है किसानों के द्वारा निर्धारित नहीं होता था बल्कि ब्रिटिश सरकार खुद ही निर्धारित करती थी। तो इस तरह से उन्हें दोहरा नुकसान हो रहा था, आर्थिक नुकसान भी और खेत का नुकसान भी हो रहा था। इसीलिए स्थानीय जमींदार जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो अब ऐसी कंडीशन में जो बिहार में चंपारण में किसानों के नेता थे, तो किसानों के नेता जो थे जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल इनका नाम था और बहुत सी बुकों में आपको रामचरण शुक्ल भी पढ़ने को मिलेगा। तो आप राम कुमार शुक्ल मानिए कि ये किसानों के जो नेता थे राम कुमार शुक्ल, ये जो है महात्मा गांधी से तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में मिलने के लिए गए। तो इन्होंने कहा कि भैया महात्मा गांधी हमको जो है इस प्रथा के विरुद्ध निजात दिला सकते हैं। तो राम कुमार शुक्ल जो है इनकी महात्मा गांधी के साथ में जो भेंट हुई थी वो भेंट हुई थी साबरमती आश्रम में। तो ये महात्मा गांधी से साबरमती आश्रम में मिलने पहुँचे और इन्होंने महात्मा गांधी को जो है गांधी जी को तिनकठिया प्रथा के विषय में अवगत कराया। तो इनके कहने पर महात्मा गांधी जो है चंपारण गए और चंपारण में उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक राजनीतिक दबाव बनाया और जिस राजनीतिक दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार को तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। और जब ये तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गई, महात्मा गांधी का ये आंदोलन सफल हुआ। तो इस आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तो अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन था भारत में जो पूर्णतः सफल हुआ। इसके बाद अगला आंदोलन जो था वो था अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। दूसरे आंदोलन की बात करें तो वो है अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। और अहमदाबाद महात्मा गांधी का होम स्टेट है, गुजरात उनका होम स्टेट है। तो अहमदाबाद में भी कुछ श्रमिकों की समस्याएं चल रही थी। उन श्रमिकों की समस्याओं का निदान गांधी जी द्वारा किया गया था। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पे समस्या ये थी कि जो मज़दूरों के जो मिल के मज़दूर थे उन्हें उनकी सरकार थी, यानी कि जो मालिक थे, मज़दूरों के जो मालिक थे वो उन्हें वेतन नहीं दे रहे थे और उन्हें बोनस भी नहीं दे रहे थे। तो इस बात से उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया।
तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन के दौरान मजदूरों को अपनी मांग मनवाने के लिए भूख हड़ताल का भूख हड़ताल का एक राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग करने का आश्वासन दिया। तो गांधी जी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन के दौरान। और अब जो है अहमदाबाद में जो मजदूर मिल के जो मालिक थे, उन मालिकों के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के कारण उन्होंने मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी। तो गांधी जी का ये जो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन है, ये भी पूर्णतः सफल रहा। और इसके बाद तीसरा आंदोलन जो है वो है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह की हम बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह जो आंदोलन है वो आंदोलन हुआ था 1918 में ही हुआ था, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन के बाद। तो खेड़ा गुजरात में ही स्थित है और यहाँ के किसानों की समस्या ये थी कि ब्रिटिश सरकार उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल कर रही थी और इसीलिए खेड़ा के किसानों ने जो है टैक्स देने से नाराज़गी जताई और महात्मा गांधी ने उन्हें यहाँ पर कर मत दो का नारा दिया। यानी कि सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा रही है तो उस टैक्स को पे मत करो, कर मत दो का नारा जो है गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान दिया। तो खेड़ा जो है महात्मा गांधी का तीसरा आंदोलन था। इसके बाद हम बात करें कि भाई खिलाफत आंदोलन की हम बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी का नहीं था बल्कि ये भारतीय मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का था, लेकिन इस आंदोलन में महात्मा गांधी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो अब हम बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो ये खिलाफत आंदोलन सन 1919 में प्रारंभ हुआ था। यानी कि इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता वो दो व्यक्ति थे, उन्हें संयुक्त रूप से अली ब्रदर्स कहा जाता है। तो अली ब्रदर्स में नंबर 1 थे मोहम्मद अली और अगले जो थे उनका नाम था शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों अली ब्रदर्स थे। तो खिलाफत आंदोलन का जो कारण था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका कारण क्या था? तो इसका कारण राजनीतिक कारण था। ये कारण थी सेवर्स की संधि। तो सेवर्स की संधि जो है, ये संधि जो है ब्रिटेन और तुर्की के बीच में तय हुई थी, ब्रिटेन और तुर्की के बीच में। तो आपको पता है कि भाई जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय एक पक्ष में ब्रिटेन था और दूसरे पक्ष में तुर्की था। तुर्की यानी कि जिसको यूरोप का मरीज़ भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन ने जो है तुर्की में राजनीतिक रूप से कब्जा कर दिया और तुर्की में खलीफा के पद को जो है उन्होंने समाप्त कर दिया। खलीफा का पद समाप्त कर दिया किस संधि के तहत? सेवर्स की संधि के तहत। और ये खलीफा जो था ये इस्लाम जगत में धर्मगुरु था। पूरे विश्व के मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें अपना धर्मगुरु मानते थे। इसीलिए भारतीय मुस्लिम वर्ग जो है वो ब्रिटिश सरकार की इस नीति से रुष्ट हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो ये 1919 में खिलाफत आंदोलन चला था और ये चला था सेवर्स की संधि के कारण। और ये आंदोलन चलने के बाद महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर देखा और उस सुनहरा अवसर को देखते हुए उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन। तो ये महात्मा गांधी का चौथा आंदोलन भारतवर्ष में था, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, आफ्टर खिलाफत आंदोलन के बाद। अब देखिए हम बात करें कि असहयोग आंदोलन का जो प्रोजेक्ट है इसका प्रारूप बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे, तो उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन का प्रारूप बनाया था, लेकिन वो असहयोग आंदोलन के प्रभाव को देख नहीं पाए क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया।
और इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई कांग्रेस में गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक वो अपने द्वारा बनाए गए किस आंदोलन के प्रभाव को नहीं देख पाए, तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव को नहीं देख पाए। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को रद्द नहीं किया, इस आंदोलन को चलाए रखा और ये आंदोलन आगे रद्द होगा किसी और कारण से। तो महात्मा गांधी ने जो है यहाँ पे तिलक कोष की स्थापना की। उन्होंने कहा कि भैया बाल गंगाधर तिलक के सिंपैथी में हम तिलक फंड बनाएंगे, तिलक कोष बनाएंगे और इस तिलक कोष में करीबन 1 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें जमा हुई और इस धनराशि को असहयोग आंदोलन पर इन्वेस्ट किया गया। अब ये असहयोग आंदोलन किस तरह से ये रद्द होगा, इसकी घटनाएं देखते हैं। तो अब हम बात करें कि भाई जो है चोरा चोरी कांड जो हुआ, चोरा चोरी कांड, ये चोरा चोरी कांड जो हुआ ये हुआ 5 फरवरी 1922 को। तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है, तो चोरा चोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने यानी कि आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी के वे आंदोलनकारी जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। और जो है इस घटना की निंदा करते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। तो महात्मा गांधी का ये जो फैसला था ये कहाँ तक सही था, तो ये फैसला जो है उन्हें सही नहीं लगा। नंबर 1 चित्तरंजन दास और नंबर 2 मोतीलाल नेहरू। तो इसीलिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। तो इन्होंने महात्मा गांधी के इस फैसले की निंदा की कि भाई अगर यहाँ पे हिंसात्मक घटना हुई है क्रांतिकारियों के द्वारा तो इस आंदोलन को पूरे भारत में रद्द नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसी इलाके में इसको रद्द कर देना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने जो है कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। तो ये जो है महात्मा गांधी का आंदोलन था। इसके बाद हम अगर आगे देखें कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में उसका भारत आगमन होता है। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था, उसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या कारण था कि भारतीय लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन के विरोध में जो है नेहरू रिपोर्ट जारी की गई। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखे गए, नमक सत्याग्रह हुआ। तो इन सब घटनाओं को हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू।